सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम लोग काफी समय से क्लासें एक दूसरे के साथ ले रहे हैं और अपनी बातों को शेयर करें, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कहें तो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं उससे संबंधित एजुकेशन सब्जेक्ट से जितना मटेरियल आता है उन सब चीजों को यहाँ पर पढ़ते हैं। साथ ही साथ हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर भी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इंडियन लॉजिक कंप्लीट कर लिया है आज की डेट में, या लगभग कल सुबह थोड़ा बहुत अगर बाकी रहेगा तो उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम लोग यूनिट फर्स्ट पेपर का यूनिट जो है आपका इंडियन लॉजिक उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग जो रहता है उसको भी कंप्लीट वहां पर करेंगे। और साथ ही साथ अब कल से जो है आपके क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब ये यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक गुड इवनिंग, एक सजेशन आप लोग दीजिएगा कि 2004 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने हैं। ठीक है, हेलो, हाँ बताइएगा कि हाँ कि इसको जो है हम 2004 से लेके 2021 तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है। म्यूट कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये कराना है, तो इसको हम जो है दोपहर को 2 बजे से करा दें, 2 PM से, 2 PM या 1:30 PM से, बताओ शेड्यूल बना दे इसका हम, बताओ आप लोग। इसको दोपहर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिसको यूनिट वाइज नहीं कराएंगे, एक सीरियल मतलब कि ईयर वाइज से कराना है। ईयर वाइज में आपको सबके सब क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी वो अलग होगा। ठीक है, ये जो है एक अलग क्लास होगी, और यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पेपर कराएंगे वो एक अलग वे में कराएंगे। तो अब आप लोग डिसाइड कर लो कि किस टाइम आप पढ़ना चाहते हो, बताओ। हेलो सविता सिंह जी। जी सर, ठीक है कर दीजिए सर, लेकिन उस टाइम लंच टाइम क्या रहता है कॉलेज का? 12 बजे। 12 बजे रहता है। अगर हम 1:30 बजे का क्लास ज्वाइन, मतलब 1:30 या 2 बजे अगर क्लास स्टार्ट करें यूट्यूब पे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने 2004 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व कराना है। ठीक है, तो ये काफी लंबा है। ठीक है, कि 2012 तक जो है हमें पेपर फर्स्ट भी मिलेगा और पेपर सेकंड मिलेगा, मतलब पेपर सेकंड और पेपर थर्ड मिलेगा। तो 50 क्वेश्चन यहाँ, 75 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे हमको, टोटल 125 क्वेश्चन इधर हो जाएंगे। और फिर 2012 के बाद हमको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व कराना है क्वेश्चन पेपर कुल मिला के। तो टाइमिंग आप बताओ, टाइमिंग आप लोग अकॉर्डिंग रख दे, या फिर कहिए तो 5 बजे रख दें, 5 PM। लेकिन 5 PM पर हम क्लास लेना चाहते हैं, मतलब कि एक क्लास आपकी 6 बजे लेना चाहते हैं, दूसरे फिर शाम को 5 बजे, तीसरी आपकी 9 बजे। ये 3 क्लासें लेंगे। तो इन 3 क्लासों में मटेरियल आपको पढ़ा देंगे। क्या होगा सर, कोई भी टाइमिंग रख दीजिए, बस ये है कि मतलब वीडियो टाइमली आ जाए लिंक, ताकि वीडियो आप छूटा रहे देख ही तो रहे हो कि वीडियो आपको टाइमली मिल जाता है। जैसे ही यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है, रिकॉर्डिंग में हम लगा देते हैं कि वो अपलोड होने में लग जाए, क्योंकि उसको क्रॉप करके सही से लगाना, फिर उसके बाद थंबनेल बनाकर लगाना, तो थोड़ा सा समय लगता है, 1 घंटे या 2 घंटे का समय लगता है अपलोड करने में। ठीक, तो वही 1-2 घंटे का ड्यूरेशन आपको लगता है बस। सुबह सुबह क्या पढ़ाएंगे? सुबह फर्स्ट पेपर रहेगा। अब सुबह जो है, अभी तक हमें ये जो है आपको यूनिट फर्स्ट खत्म करनी थी, इसलिए इसको हम तीनों टाइम चाहते थे। सुबह आपका जो है ये फर्स्ट पेपर ही चलेगा। फर्स्ट पेपर में क्या चल रहा है इस समय? पेपर फर्स्ट में इंडियन लॉजिक आप लोग को पढ़ाया था, उसके आगे भी पढ़ाया नहीं है। तो सुबह सुबह अभी जो है, अभी इंडियन लॉजिक के जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर इंडियन लॉजिक के लगवा देंगे कल से। ठीक है, कल से इंडियन लॉजिक का भी लगेगा, और फर्स्ट पेपर ये यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी लगवा देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपके लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये यूनिट वाइज क्वेश्चन पेपर मात्र 1 या 2 दिन लगेंगे। 1 या 2 दिन में ये 5 बजे वाली क्लास में या 9 बजे वाली क्लास में दोनों को मिलाकर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एक या 1.5 घंटे की क्लासेस में।
तो वहां पर जब क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूनिट फर्स्ट से, तो आपका पूरा का पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो सेक्शन चलेगा ये एक अलग चलेगा, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी कंटिन्यू वे में चलेगी। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका चलाना बहुत जरूरी कि इससे क्या होगा कि अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। मे भी मान लो आपका मई जून में, ठीक है, जून या मान लो जुलाई में एग्जाम होगा, जून या जुलाई में एग्जाम होगा आपका। ये चल रहा है मार्च और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल बचा है और मई बचा है। ठीक, तो यहाँ पर अप्रैल और मई में आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। हमको अगर यहाँ पर 20 दिन मिलेंगे तो 20 दिन में हम आपको 2 बार रिवीजन आपका करा देंगे, 20 दिन में 2 बार रिवीजन करा देंगे। और इधर क्वेश्चन पेपर ये जो चलता रहेगा ना, ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिक पूरा कंप्लीट कर देगा आपको, मतलब रिसाइकिल आप होते रहेंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन पूरा का पूरा सिलेबस आपके पूरे टाइम टच में रहेगा। ऐसा नहीं लगेगा किसी भी समय आपको कि आप सिलेबस के टच में नहीं हो या किसी भी टॉपिक के टच में नहीं हो। ठीक है, यहां से ये फायदा मिलने वाला है। क्लियर सबको पॉइंट ये जी बिल्कुल ना? यहाँ से ये जो है अप्रैल और मई, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, अब सबसे बड़ी यूनिट बचती यूनिट 6। यूनिट 6 क्या करेंगे, अभी जो यूनिट सुबह 6 बजे वाली जो क्लास है, सुबह 6 बजे वाली क्लास में लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट जैसे ही करेंगे, उसके बाद रिसर्च लगा देंगे। रिसर्च मान के चलो 1 महीना चलेगा आपका, उसमें कंटिन्यू वे में रिसर्च जब हम पढ़ाएंगे 1 महीना चलेगा, तो 1 महीने में मान लो पूरा अप्रैल में हम रिसर्च पढ़ा देंगे। ठीक है, पूरे अप्रैल में जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और इधर जो है आपका यूनिट सेकेंड, फिर उसके बाद थर्ड फोर्थ, तो और भी चीजें सब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। ठीक, तो वहां पर आपका टारगेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी मतलब तरीका ये है कि इसी तरीके से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पूरे सिलेबस के टच में रहेंगे और सब चीजें आपकी रिसाइकिल चलती रहेगी, तो आपके माइंड से कुछ भी जाएगा नहीं और आपको ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना है। सिलेबस मुझे कंप्लीट कराना, हम कंप्लीट करा के और आपको रिवीजन भी कराएंगे, 2 बार करा देंगे पूरा का पूरा रिवीजन। ठीक है, बस यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बर्डन आपके माइंड से बर्डन हट जाएगा। ठीक है, चलो सर आप बोले थे ना कि मार्च में पूरा खत्म कर देना, लेकिन मेरा तो एक ही यूनिट पूरा खत्म हुआ बस, और नहीं हुआ। मार्च जानने को है और नहीं अभी उसमें वो आपका है, हमारा जो टारगेट है हम खत्म करेंगे जिस समय आपका एग्जाम नहीं, होगा। मैं एग्जाम आपका नहीं, आप नहीं बोल रही, अपना बताती हूँ, अपना नहीं, तो अपना शेड्यूल आप रखो ना, कि आपको शेड्यूल बना के रखना पड़ेगा कि कंटिन्यू वे में आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे आपको सुबह 6 बजे क्लास होती है, तो आप जल्दी उठो मॉर्निंग में, हाँ। यहाँ पे रात को जल्दी सो जाओ आपको। ठीक है, क्योंकि रात को आप पूरा घर का जल्दी तो काम नहीं करने सो के पाते हैं, लिए 1 बज जाता है, नहीं, सोते दरअसल 1 बज रात जाता को है। पूरा काम करने के बाद, क्लास लेने के बाद काम करोगे, उसके बाद बॉडी जो है जवाब दे जाती है, उसके बाद रिलैक्स मांगता है, तो रिलैक्स करने तो रात मतलब आप जो है 4 या 5 बजे उठिए और उस समय पढ़िए। 5 बजे बच्ची रात वाली 1 है, घंटा तो अगर डेली मैं सो दीजिए। जाऊंगी तो वो सो जाती है। बच्ची रात वाली है, वो मैं सो जाऊंगी तो वो सो जाती है, इसलिए उसके लिए रात को 1 बजे तक जगना पड़ता है। 1 सुबह बजे आके तक, क्लास तो से उसका पहले वो उठ तरीका क्या है, जाती है। उसका तरीका हम बता देते हैं आपको। आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट टाइम जिन लोगों का सिलेबस ये दोबारा पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, इधर से हम यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहे हैं, उधर से आप यूनिट 10 से रिवीजन करते हुए चले जाओ, उधर से आप यूनिट 10 पढ़ो, जब हमारे साथ मैच करोगे तो आपका जो है दो उधर रिवीजन हो जाएगा, मतलब 3 से 4 बार जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपकी चीजें जो है एकदम माइंड में बैठ जाएगी वो चीजें। तो आपको क्या करना है, जी सर। हाँ, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो नहीं पढ़ना, बल्कि आपको जो यूनिट 10 से आपको कंप्लीट करके चलना है। क्लियर? जी सर, जी हाँ, सर। और जो नए लोग हैं वो मेरे हाँ। साथ चले,
क्यों मेरे साथ चले, क्योंकि उनको हाँ। हम पूरा सिलेबस लेके चलेंगे, प्लस 2004 से लेके 2021 तक का जो क्वेश्चन पेपर कराएंगे। कॉपी और पेन 10 कॉपियां आपकी 10 यूनिट की अलग अलग बनी होनी चाहिए, कि जिस समय जो यूनिट का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन जो की पॉइंट बताएंगे उसको लिखते जाना है। उससे क्या होगा, एक जबरदस्त तरीके से आपका एक पूरा का पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट वाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सुबह एक बार उठाया, जैसे संडे है, संडे दिन छुट्टी है, अब आप संडे को टारगेट रख लो कि एक महीने में 4 संडे पड़ते हैं, तो हर संडे में 2 से 3 यूनिट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यूनिट वाइज जब ऐसे आप चलोगे प्रोसेस में, तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक स्मूथ चलेगी। ठीक है ना, तो ये माइंड में मेकअप करके चलना है हम लोगों को। ठीक है ना, परेशान नहीं होना, बर्डन नहीं लेना है। ठीक है, कि जितना भी आप पढ़ोगे 100% श्योर है कि वो आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर होंगी, वहां पर कहीं फंसना नहीं है। मे भी मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है मैटर में कुछ चीजें छूट जाए, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व साथ में करते चलेंगे तो जो छूट रहा है उसको भी वहीं पर हम लोग पकड़ के रख लेंगे अपने पास, कि एग्जाम में बार बार घूम के एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बार बार जो घूम के आते हैं, या नए तरीके से घूम के कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, वो भी आपको चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम लोग चलते हैं इसमें यूनिट फर्स्ट के सेक्शन डी में हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे, पॉलो फ्रेरे तक पढ़ चुके थे, जिसमें बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें हम लोगों ने इवान इलिच का भी नाम पढ़ा था, जिन्होंने बैंकिंग मॉडल का विरोध किया था। तो इन्होंने ही डी स्कूलिंग, जैसा कि प्रिया जी ने हम लोगों को बताया था कि डी स्कूलिंग, इसी के आधार पे इवान इलिच ने जो है डी स्कूलिंग को बनाया था, डी स्कूलिंग दिया था। अब हम लोग बात करेंगे मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, मैरी, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट। ठीक है, मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट के बारे में आप बताओ, किसी को पता है, बताओ किसी कुछ पता है इसमें मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट के बारे में। सर इन्होंने फेमिनिज्म को जोड़ दिया, को, महिलावाद को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, इसीलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुई। मतलब स्त्री शिक्षा के लिए इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। लेकिन उससे पहले इनके बर्थ के बारे में अगर हम जानेंगे, बॉर्न के बारे में, इनका जन्म कब हुआ है, तो इनके जन्म के बारे में जो हम बात करते हैं, तो इनका जन्म जो है 27 अप्रैल 1759 ईस्वी को हुआ है इनका जन्म। ठीक है, 27 अप्रैल, ठीक, 27 अप्रैल 1759 ये आपको दे रहा है इसमें। ठीक है, ये चीजें। फिर इसके बाद इनका जन्म कहाँ होता है, तो स्थान, प्लेस का नाम अगर पूछा जाएगा तो इनके प्लेस का नाम था लंदन। क्या नाम था, लंदन, या लंदन में इनका जन्म होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इनकी वो डेथ के बारे में, डेथ कब होती है इनका, इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु जो है 10 सितंबर 10 सितंबर ये आपका 1795 में हुआ था, सॉरी 97 में, 1797 में। तो मात्र इन्होंने कितने वर्ष जिया, तो मात्र इन्होंने 38 ईयर्स इन्होंने अपने जीवन काल को केवल पूरा किया है। 38 वर्ष की आयु तक में ही इन्होंने अपना बहुत नाम कर लिया है। तो ये एक लेडीज थी, कौन थी, मृत्यु क्या कब हुई थी, मृत्यु हुई थी 10 सितंबर 1997। ठीक, ये एक वुमेन है। ठीक है, तो वुमेन है, तो इनके हस्बैंड का भी नाम होगा सर 1797, 1997 कैसे, 1797। जी जी, ठीक, हाँ, तो इसमें ये हुआ, तो इनके हस्बैंड का भी नाम होगा कुछ, तो इनके हस्बैंड का नाम था गॉडविन। क्या नाम था, गॉडविन।
ठीक, गॉडविन नाम था, इनके हस्बैंड का नाम था। अब इतनी चीजें जब यहाँ पर हम लोग को पता चल गई तो इसमें ये मुख्य रूप से अब इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे कि ये फेमिनिस्ट तो थी, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने वॉल्स्टन के अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि सबसे उत्तम शिक्षा उनकी राय में समझ का एक ऐसा अभ्यास है जो एक ऐसा प्रकार है शरीर को मजबूत करने वाला, दिल बनाने के लिए सबसे अच्छी गणना की जाती है। मतलब कुल मिला के इन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने बोला है कि इसमें पुरुषों के सम्मान में रूसों की राय थी कि मैं इसे महिलाओं तक फैलाता हूँ। मतलब बहुत सी ऐसी रूसों की बातों को इन्होंने लिया और अनेक लोगों की बातें ली, जैसे रूसों ने जो है महिला शिक्षा के लिए थोड़ा सा विरोध किया था, तो विरोध करने को उसके कारण को जाना, वहां पे वो चीजें बताती हैं कुल मिला के इसमें। ठीक, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें मुख्य भाग क्या मिलेगा हम लोग को, मुख्य भाग इसमें ये मिलेगा कि ये एक अंग्रेजी लेखिका है। सबसे पहले जब वहां लंदन में हुआ तो ये एक अंग्रेजी लेखिका है और साथ में दार्शनिक भी है और महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली है। ठीक है, महिलाओं की वकालत कर रहे हैं, महिला अधिकारों की वकालत करने वाली थी, इसीलिए इनको नारीवादी दार्शनिक क्या कहा गया, नारीवादी दार्शनिक। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, नारीवादी दार्शनिक इनको कहा गया है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट दार्शनिक, फेमिनिस्ट फिलोसफर। फेमिनिस्ट फिलोसफर, फेमिनिस्ट दार्शनिक। ठीक, फेमिनिस्ट दार्शनिक कहलाई थी। ठीक है, अब इन्होंने कुछ बुक लिखी थी, तो सबसे पहली बुक क्या थी इनकी, बताओ, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। क्या था, विंडिकेशन। बुक्स के नाम लिख लो सब, बुक्स के नाम ही पूछे जाते हैं इनके बुक्स में। विंडिकेशन हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, लिख देना विंडिकेशन, ठीक, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स, विंडिकेशन ऑफ द, सर मैन भी लिखी है, वुमेन भी लिखी है, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ द अभी वुमेन। मैन वुमेन दोनों। सबसे पहले विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, वहीं पर जो दूसरा पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं, उन्होंने लिखा है जो वुमेन है, वुमेन में जैसे ये विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, वहां पर ए लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ए विंडिकेशन। ठीक है, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। तो ये पहली किताब थी इनकी, ये दूसरी थी। ठीक है, वुमेन की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद एक और किताब इनकी है जो बहुत फेमस है, क्या नाम है उसका बताओ, विथ स्ट्रिकल। एक तीसरी बुक का नाम लिख लो, विथ है ना, ये क्या है, विथ स्ट्रिकल्स। ठीक, क्या लिखेंगे, विथ स्टिकर्स ऑफ, क्या विथ स्टिकर्स ऑन है, विथ स्टिकर्स ऑन ऑन पॉलिटिकल। ठीक, विथ स्टिकर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल
सब्जेक्ट्स, ठीक, सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी बुक्स के नाम थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। ठीक है, तो ये आपका इतना आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना बताया उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें इनको एक फेमिनिस्ट दार्शनिक बोला गया है, ठीक है। फेमिनिस्ट दार्शनिक संस्थापकों में से एक थी जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब आता है हम लोगों के एक नेक्स्ट, इसको साफ कर दे, बताओ साफ कर दे इसको, बताइए। चल साफ। जी हाँ जी सर। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नेल नॉडिंग्स के बारे में, क्योंकि अब इसमें ज्यादा हम लोगों को पढ़ने को नहीं है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेल नॉडिंग्स को। ठीक, नेल नॉडिंग्स को जब पढ़ेंगे तो नेल नॉडिंग्स में क्या मुख्य चीजें मिलती है, तो नेल नॉडिंग्स में भी हम लोग इनके जन्म की बात सबसे पहले करेंगे, इनके बर्थ की बात करें या बॉर्न की बात करेंगे। ठीक, बॉर्न की बात जब हम करेंगे तो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 19 जनवरी 1929 को हुआ था। 19 जनवरी 1929 को हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 19 जनवरी 1929 को हुआ था। कहां पर हुआ था, अमेरिका में, ठीक, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। तो इन्होंने मतलब इनका जन्म हुआ था, इन्होंने लगभग शिक्षण के हर पहलू पर काम किया है। इन्होंने मुख्य रूप से प्राथमिक से माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा के बाद कक्षा में अपने अनुभव के साथ साथ नॉर्डिक्स ने एक प्रशासक के रूप में भी काम किया और पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में विकास करने की बात करी है। कुल मिला के अगर इसमें कहा जाए कि शिक्षा शास्त्र में पीएचडी जब इन्होंने करी थी तो कहां से किया था, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। शिक्षा शास्त्र से पीएचडी जब करी थी, ठीक, पीएचडी जो इन्होंने पीएचडी करी थी, पीएचडी मुख्य रूप से कहां से करी थी आपकी, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन से। कहां से किया था, स्टैनफोर्ड ठीक, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल, ठीक है, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन, यहां से इन्होंने क्या किया था, पीएचडी करी थी एजुकेशन सब्जेक्ट पर, ठीक है। एजुकेशन सब्जेक्ट पर जब पीएचडी करी तो उसी समय इन्होंने किताब लिखी थी। क्या लिखी थी, किताब। इन लोगों का मुख्य रूप से किताबें इन लोगों ने ज्यादा लिखी है, इसलिए इनका नाम ज्यादा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो किताब का नाम बताओ क्या था, बताओ। इनकी पुस्तक कौन सी थी, जो 1965 ईस्वी में लिखा था। पहली थी इनकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्या थी पहली इनकी किताब, 1965 फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। अगर हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात ही करते हैं पहली बार। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट,
दूसरी किताब की अगर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट इसके बाद कौन सी किताबें लिखी थी इन्होंने, तो 1993 में अगर हम देखेंगे तो 1993 में लिखा था इन्होंने एजुकेशन बिलीफ, बिलीफ या विश्वास, एजुकेशन बिलीफ का भी लिखा था 1993 में लिखा था इन्होंने एजुकेशन बिलीफ, ठीक, एजुकेशन बिलीफ, ठीक है, जिसको हिंदी में विश्वास कहते हैं ना, बिलीफ को, ठीक। फिर इसके बाद 1995 में एक इनकी किताब आती है 1995 में, जिसको हम लोग बोलते हैं दर्शन शास्त्र की शिक्षा, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, वही है आपका ना, रिपीट हुआ। कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात कर सकते हैं तो इन्होंने देखभाल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देखभाल मॉडल को बताओ, देखभाल मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? सर लविंग एंड केयरिंग, केयरिंग मॉडल, हाँ, लविंग एंड केयरिंग मॉडल, केयरिंग मॉडल, ठीक। केयरिंग मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो केयरिंग मॉडल जो है इन्होंने ही दिया था, केयरिंग मॉडल, ठीक है। इसमें क्या बोला था, इन्होंने बोला था शिक्षा में आवश्यकताओं की पहचान करना, इनकी लाइन है, याद रखिए ये लाइन जब कभी भी आएगी तो ये नेल नॉर्डिंग्स का ही नाम आएगा, शिक्षा में आवश्यकताओं की पहचान करना, आवश्यकताओं की पहचान, ठीक है, ये लाइन इनकी इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आपका में भी अगर आना होगा तो आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और आ सकता है कि नेल नॉर्डिंग्स ने सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया है, तो केयरिंग पर, किस पर दिया है, को बहुत आपके ऑप्शन आएंगे कि प्रैक्टिस पर दिया है, या आपका कहेंगे कि प्लेइंग पर मैं दिया है इन्होंने ध्यान, तो आप कह सकते हो केयरिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कि केयरिंग पर अधिक बल दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि केयरिंग थ्योरी को इन्होंने ही दिया था, केयरिंग मॉडल को इन्होंने ही दिया था, इसलिए ये सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने केयरिंग मॉडल को दिया है, प्रेजेंट किया है हम लोगों के सामने। क्लियर है यहां तक, बताओ सभी को? हेलो, जी सर। हाँ, क्लियर है ना यहाँ पर? अगर इनमें और बात करेंगे तो इन्होंने पूरे बच्चे को शिक्षित करने के लिए बताया, इन्होंने कहा कि खुशी के इर्द गिर्द बालकों को केंद्रित रहना चाहिए, ताकि वो अगर जितने ज्यादा खुश रहेंगे उतनी ही चीजें वो सीख सकेंगे। तो इन्होंने बोला कि हैप्पीनेस एंड एजुकेशन एक किताब लिखी, क्या लिखी? हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, ठीक। हैप्पीनेस एंड एजुकेशन जो किताब लिखी थी वो लिखी थी कब? 2003 में। कब लिखा था? 2003 में लिखा इन्होंने, ठीक है, 2003 में लिखा इन्होंने। फिर इसके बाद इनकी एक किताब और आती है, सिटीजन फॉर ग्लोबल, नहीं, एजुकेटिंग सिटीजन फॉर ग्लोबल अवेयरिंग, जो 2005 में लिखी गई थी। क्या लिखी थी? 2005 में, ठीक है। कौन सी? सिटीजन एजुकेटिंग, ठीक, एजुकेटिंग, ठीक है, एजुकेटिंग सिटीजन फॉर एजुकेटिंग सिटीजन फॉर ग्लोबल
एजुकेटिंग सिटीजन फॉर ग्लोबल अवेयरनेस। ठीक, ये आपकी 2005 में लिखी गई है। तो इतनी किताबें इनकी महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है अपने में। क्लियर है? इतने पॉइंट्स बताओ, इतनी चीजें इन्होंने अपनी बुक्स के माध्यम से ही बताया है। पूरी की पूरी चीजें अपनी इनको रखी है जो इन्होंने। क्लियर है? पॉइंट इतना यहां तक बताओ सबको। हेलो, यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये इतना आता है, इनमें एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं है, पूछा जाएगा तो जानते हैं यही पूछा जाता है बस, कि केयरिंग मॉडल किसने दिया है। तो केयरिंग मॉडल आप बता सकते हो कि नेल नॉर्डिंग्स ने दिया है। ठीक है, और ये फेमिनिस्ट वो फिलोसफर है। ठीक, चलो अब चलते हैं हम लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सावित्रीबाई फुले के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका है। ठीक है, कहाँ की है? हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका है, जिसके वजह से आज लड़कियां और महिलाएं जो है पढ़ लिख रही हैं। अगर ये ना होती तो बड़ा मुश्किल होता लड़कियों या महिलाओं को पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना। ठीक, तो आगे बढ़ाने का काम इन्होंने ही किया है, इसलिए इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, और इनकी किताब की बात हुई थी कि इनके नाम से संबंधित किताब किसने लिखी थी। तो बताओ हाशमी जी, आप बताओ इनसे संबंधित किताब किसने लिखी थी, इनके नाम से संबंधित। ठीक है, इनसे संबंधित किताब किसने लिखी थी सावित्री जी के नाम से? सर बामन फूले, बामन काशिश वो नाम था इनकी बुक का। नहीं, इनकी बुक का नहीं, इनके नाम से किस भारतीय विचारक ने किताब लिखी थी इनके नाम से? आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था। हाँ सर। हाँ, बताइए। बोलूं? हाँ बोलिए। अरविंद घोष। हाँ, सावित्रीबाई फुले। ठीक, सावित्री था सर बुक का नाम। एग्जाम में आया था ना। सावित्रीबाई फुले के संबंधित जो है किताब का नाम आया था कि सावित्री के नाम से किताब, या सावित्री एक दिया था टाइटल, पूछा गया यह किताब किसके द्वारा रचित है, तो उसमें सावित्री। हाँ, सर लास्ट ईयर आया था ये क्वेश्चन। हाँ, ये जो है हाँ आया था क्वेश्चन। तो ये जो है श्री अरविंदो जी की रचना है। तो सावित्रीबाई जी का जन्म सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जन्म इनका कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था बताओ? 3 जनवरी 1831 को। वास्तविक रूप में अगर टीचर डे मनाना है तो इनके जन्म दिवस पर ही मनाना चाहिए, जबकि इनके जन्म दिवस पर कोई भी ऐसा भारत सरकार ने आज तक कोई भी ऐसा पर्व नहीं रखा है। कोई कार्यक्रम ही नहीं होता, कोई जानता भी नहीं है सर उतना तो। नहीं, तो ये जो है दिखाता है आपसे हम लोग जुड़े और सिलेबस में डाले करके लोग जाने, नहीं तो वो भी नहीं जानते। नहीं, वही तो कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम है इनका, लेकिन फिर भी जो है इनके नाम पर कोई भी नहीं। चलिए खैर, हम और आप में से कोई आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई इनका स्थान जरूर देंगे हम लोग। ठीक है, हम आप में से अगर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इनको नाम जरूर देंगे। तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी को होता है। स्थान क्या था? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में होता है। फिर इनका विवाह कब होता है? तो इनका विवाह जो होता है मात्र 9 वर्ष की आयु में हो जाता है। ठीक, 9 वर्ष की अल्प आयु में, छोटी अवस्था में ही हो जाता है। इनके हस्बैंड का नाम क्या था, पति का नाम क्या था बताओ? बताओ भाई। ज्योतिराव, क्या नाम था? ज्योतिराव
हेलो, ज्योतिराव फुले। ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले सर। फुले था, ठीक है, ज्योतिबा राव फुले। इन दोनों फुले दंपत्ति ने काफी काम किए हैं, मतलब कि सेल्फ डिग्निटी के लिए, कि आत्मरक्षा या अपने आप को जानो, ये सब चीजों के लिए इन लोगों ने सभी को अवेयर किया। जो निम्न वर्ग के थे, निम्न वर्गों से कहा कि आप लोगों को भी शिक्षा का अधिकार है और आप लोगों को भी शिक्षा चाहिए। तो इन्होंने एक मुहिम जागृत करी और सन 1848 ईस्वी में एक विद्यालय खोला। ठीक है, कब खोला? इन दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में सर्वप्रथम एक विद्यालय खोला। क्या खोला? 1848 में एक विद्यालय। ठीक, जो एक विद्यालय खोला, उस विद्यालय में खोलने के बाद जानते कितने बच्चे पढ़ने आए? मात्र 9 विद्यार्थी पढ़ने के लिए आए थे। कितने आए थे? कुल मिला के 9 विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यालय को खोला। ठीक, 9 विद्यार्थियों को अपने साथ खोला। लेकिन उस समय जैसे ही इन्होंने विद्यालय खोला, विद्यालय का निर्माण किया, वहां पर जितने भी समाज के रक्षक लोग थे, उन लोगों ने इनका विरोध करा। उन्होंने कहा कि स्त्रियों को तो हमारे ग्रंथों में शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो ये लोग जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? इसका घोर विरोध हुआ और अनेक प्रकार की प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ी। सावित्रीबाई फुले को जब इनका जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, इनकी जन्म दिवस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग यूट्यूब पर या हर जगह पढ़ते हैं कि ये जो है पढ़ाने जाती थी तो एक साड़ी पहन कर जाती थी और एक साड़ी लेकर जाती थी, क्योंकि रास्ते में बहुत से ऐसे बच्चे मिलते थे या बहुत से ऐसे लोग मिलते थे जो इनके साड़ी को गंदा कर देते थे। तो जिस गंदा इस वजह से करते ताकि वो आगे बढ़े। यहाँ पर देखा कि ये जो है सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या कहानियां थी। अगर इनकी कहानी अगर हम लोग को जानना है तो कहानियों को जब जानेंगे तो काफी चीजें आपको रोंगटे खड़े कर देंगी, काफी आप परेशान भी हो जाओगे कि वास्तविकता में क्या ऐसे भी था क्या उस समय। तो इनकी कहानी शुरू होती है इनके हस्बैंड से, कि इनके हस्बैंड क्या करते हैं कि एक जगह आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। दरअसल मुझे याद क्यों है, मुझे इतनी चीजें इनके बारे में पता क्यों है, क्योंकि मैंने इनकी गुलामगिरी किताब पढ़ी है। गुलामगिरी के साथ साथ मैंने अभी रिसर्च, मेरा इंटरव्यू जब हुआ था पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो मैं टॉपिक बनाकर लेकर गया था सावित्रीबाई, ज्योतिबा राव फुले और गांधी जी, इन दोनों में महात्मा कौन थे, मतलब महात्मा की वास्तविक उपाधि किसको मिलनी चाहिए। तो इसी के उवापोह में हमने ज्योतिबा राव फुले के बारे में पूरी चीजें पढ़ी। जब ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो उनकी वाइफ का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसे ही अपने फ्रेंड की शादी में वो गए, पंडित थे उनके मित्र, तो शादी में जब गए और ये भी जो है माली परिवार से थे, तो वहां पर जब बारात में चलने लगे साथ में, तो इन लोगों ने इनके साथ जो है बुरा बर्ताव किया। जब बुरा बर्ताव किया तो वहां पर पेड़ के पीछे जो है एक जो है सफाई करने वाला देखकर हंस रहा था। तब उन्होंने बताया कि तुम अगर ऐसे ही छुपकर हंसोगे और अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ोगे तो पूरे हमारी जितनी भी पीढ़ियां आएंगी सब ऐसे ही दबकर रहेंगी। तो उन्होंने इसका रास्ता खोजा। उन्होंने कहा शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम ऊपर उठ सकते हैं। फिर ज्योतिबा राव फुले ने जो है शिक्षा ग्रहण की। अगर इनके बचपन की बात करें तो बचपन से ये अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे। इनके घर के आसपास एक मुस्लिम लोग रहते थे जिन्होंने इनकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए इनके पिताजी से कहा। जब इनके पिताजी से कहा तो इनके पिताजी नजदीक के स्कूल में इनका एडमिशन कराते, पढ़ने लिखने में अच्छे थे। कुछ समय बाद इनकी शादी के बाद जब सावित्रीबाई फुले आई तो इनके जीवन में ऐसी घटना घटी, जो शादी इनके मित्र के यहाँ जो जाते हैं उसके बाद से इनका जो है इनके अंदर का इंसान जाग जाता है। कहता नहीं कि हम लोगों की भी मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यदि ऊपर वाले ने बनाने में कोई परिवर्तन नहीं किया, 2 हाथ हमारे भी है, 2 हाथ उनके भी है, 2 आंख हमारे हैं, 2 आंख उनके भी है, सब कुछ एक जैसा है, तो ये भेदभाव कैसा।
जब उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उनको पता चला कि इन्होंने पुराने जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों के आधार पर ही पूरे समाज को भ्रमित कर रखा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है, दिखा कुछ ही और है। मतलब पर्दे के आगे कुछ और दिखा रहे, पर्दे के पीछे कुछ और। तो इन्होंने कहा कि इस पर्दे को हटाने के लिए एक ही माध्यम है, वो क्या था? शिक्षा। अब इन्होंने शिक्षा देना तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने देखा कि अगर एक लड़के को पढ़ाते हैं तो केवल एक लड़का पढ़ेगा। अगर एक घर में अगर ये छोटे-छोटे रीत रिवाज को खत्म करने हैं तो घरेलू महिलाओं को शिक्षित होना होगा। जब घरेलू महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वो अपने आने वाली संतानों को, अपने हस्बैंड को अच्छे तरीके से समझा सकती है। तो इनका मन था कि स्त्रियां भी पढ़ें। जब स्त्रियां पढ़े तो स्त्रियों को पढ़ाने के लिए एक स्त्री चाहिए। इनकी पत्नी भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो इन्होंने अपनी पत्नी को लिखाया, पढ़ाया, पढ़ाकर इस काबिल बनाया कि ये जो है विद्यालयों, मतलब इन्होंने फिर उसके बाद एक विद्यालय की स्थापना करी। उस विद्यालय में इनकी वाइफ जो है पढ़ी। तो अब आप बताओ, जो आप 5 सितंबर हम लोग जो है जो टीचर डे मनाते हैं, वास्तविक रूप में टीचर डे किसके नाम में मनाना चाहिए? ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में मनाना चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे जो है भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, अब नहीं होता है। हम लोग शिक्षा, अब भविष्य में आने वाले कहीं ना कहीं आप और हम कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी जगह पहुंचेंगे। तो ऐसी चीजों को परिवर्तन करना और इतिहास के पन्नों में जो इनके नाम गायब हैं, इनके नामों को फिर से लाना, इनकी कहानियों को पढ़ना और पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान की भावना जगती है। यदि आप एक जगह कहीं काम कर रहे हो और आपको जो है, आप अच्छा काम करके दे, फिर भी आपको घृणा की दृष्टि से देखा जाए, आपको अपमानित किया जाए, तो आपको उस अपमान के लिए बोलने की जो ताकत देता है, वो इन दोनों दंपत्ति के जीवन के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको मजबूती मिलती है। ठीक है, वो आपको आत्मविश्वास मिलेगा कि हम समाज से नहीं है, समाज हमसे है। ठीक है, समाज ने हमको नहीं बनाया, हमने समाज को पूरा का पूरा बनाया है, डेवलप किया है। तो इस समाज को यदि बनाने वाले हम हैं तो परिवर्तित करने वाला कौन होगा? हम ही होंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी कंडीशन चली, लेकिन जब देखा उच्च परिवारों में भी महिलाओं की स्थिति वैसी ही है जैसे निम्न परिवारों में थी, निम्न जातियों में थी। तो इन्होंने क्या किया कि विधवाओं की कहानी सुनने में और भी पाप लगता है। उसमें आप पुराने समय में आप जाओगे तो महिला जो विधवा महिला हो जाती थी, उसके सिर मुड़वा के उसका पुनर्विवाह नहीं होता, लेकिन पुरुषों का पुनर्विवाह होता था। अब ये घोर अनर्थ था कि यदि किसी की शादी विवाह होता है किसी भी लड़की का, कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद उसके हस्बैंड खत्म हो जाता है, तो वो लड़की पूरे उम्र तक जो है, जब तक जिएगी, सफेद वस्त्र पहनेगी, किसी प्रकार का साज श्रृंगार कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन वहीं पर यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाती है तो उसको जो है दूसरा विवाह करने का अधिकार होता है, वो भी छोटी छोटी उम्र की लड़कियों से विवाह कर लेते थे। तो ऐसी चीजों का इन्होंने विरोध किया, और विरोध करने के बाद इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित किया कि भाई आपका इतना पहाड़ जैसा जीवन है, आप कैसे व्यतीत करोगे अकेले। तो इन्होंने अनेक प्रकार की चीजें बताई। फिर जो है विधवाओं के लिए एक गृह खुलवाया जहां पर सभी महिलाएं आकर रहती थी। एक ऐसी कहानी हम लोगों को पढ़ने को मिलती है, जो इनके पुत्र थे, ये भी एक ब्राह्मणी महिला थी। वो जो है विधवा थी, विधवा होने के बावजूद भी गर्भ धारण कर लिया था। अब गर्भ धारण कैसे किया? जिस घर में वो रहती थी उस घर में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने गर्भ धारण करवा दिया। तो ऐसी कंडीशन में वो मरने जा रही थी, तो उसको मरने से बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा राव फुले के पास लिया। तो ज्योतिबा राव फुले ने कहा कि ये जो है इस महिला के साथ नहीं है, बल्कि ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसे दुराचार होता है और वो जाके आत्महत्या कर लेती हैं। तो इसको रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए उन्होंने विधवाओं के लिए एक गृहशाला खुलवाया और वहां पर विधवाएं आकर रहती थी, अपना जीवन यापन, मतलब छोटे मोटे काम करती थी और अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत करती थी। और जिनको गर्भ धारण हो जाता था इनके, तो उनका भी सही से
व्यवस्था कराते थे। तो ऐसे काम, तो इन्होंने देखभाल केंद्र की स्थापना करी थी। किसकी? देखभाल केंद्र। ठीक, देखभाल केंद्र की स्थापना करी। जब देखभाल केंद्र की स्थापना करी तो वो स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी को। क्लियर है? कब हुई थी? 1863 ईस्वी को हुई थी। अब इसमें क्या होता था, इसमें जो महिलाएं जो हैं विधवा होने के साथ साथ गर्भवती हो जाती थी, उनके लिए था। इसमें इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो बालक रहेगा उस बालक की देखभाल के लिए प्रतिभानक ग्रह बनाया। क्या बनाया? इस देखभाल में बालक के लिए क्या बनाया? बालक के लिए, बालक के बाल हत्या के लिए, सॉरी, बाल हत्या को रोकने के लिए, ठीक, बाल हत्या को रोकने के लिए क्या बनाया? प्रतिभानक ग्रह। नाम याद रखिए, प्रतिभानक ग्रह। ठीक, प्रतिभानक ग्रह का निर्माण कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखभाल ग्रह जो 1863 ईस्वी में हुआ था, जो पहली ब्राह्मण महिला इनके यहाँ आई थी, रही थी, और उस बालक को जन्म दिया था, आगे चलकर वही बालक को इन्होंने पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाया था। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को मिलती है। फिर इसके बाद इसमें हम देखते हैं कि इनकी काव्य पुस्तकें भी मिलती है हम लोगों के, तो इनकी 2 काव्य पुस्तक है, 2 काव्य पुस्तकें हमको मिलती हैं। 2 काव्य पुस्तकें कौन सी हैं? नंबर 1, पहले नंबर पर है आपकी काव्य फुले। पहले नंबर पर है क्या है? काव्य फुले है। और दूसरे नंबर पर इनकी किताब का नाम है सुबोध, क्या है? सुबोध रत्नाकर। सुबोध रत्नाकर है। ठीक है, क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ, इतने पॉइंट यहाँ पर सबको क्लियर है? यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए हमने, जी सर। ठीक। जब इन्होंने इतने पॉइंट बताए तो इनकी मृत्यु जब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो है लोगों की सेवा करते समय हुई थी। अब लोगों की सेवा कैसे मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु के बारे में कैसे पता चलता है? इनकी मृत्यु जो है प्लेग की वजह से हुई थी। किसकी? प्लेग बीमारी से। प्लेग बीमारी से हुई थी। और सन क्या था? 10 मार्च 1897 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 मार्च 1897 ईस्वी में। ठीक, 10 मार्च 1897 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इसमें अगर आपको देखने को मिलेगा तो 1855 ईस्वी में रात्रि विद्यालय की भी जो है प्रारंभ इन्होंने किया था। कि रात्रि विद्यालय का प्रारंभ यहाँ पे लिखेंगे, रात्रि विद्यालय का प्रारंभ। ठीक, रात्रि विद्यालय का भी प्रारंभ किया था। कब किया था? सन भी लिख लो, सन लिख लो आप, ये 1855 ईस्वी में। अब रात्रि विद्यालय में सिखाते क्या होंगे ये लोग? ठीक है, सोचने की बात है ना कि वहां पर पढ़ाई लिखाई तो सिखाएंगे नहीं, तो वहां पर क्या करते थे, गांव में जो लोग काम करने वाले कमेरा जाति के लोग थे, कर्मशील लोग थे, उन लोगों को कृषि कैसे करना है, मजदूरी कैसे करनी है, श्रमिकों के लिए, मतलब कि वहां पे कृषि की शिक्षा देते थे। ठीक है, कि अपनी कृषि को हम कैसे अच्छे तरीके से करें। फिर उन्होंने कहा कि मजदूरी के लिए उन्होंने बताया कि आपको केवल मजदूरी का जितना पैसा मिले उतना ही काम करो, फालतू का श्रम मत बर्बाद करो। और श्रमिकों के लिए, मजदूर है, मजदूर के बाद श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के लिए, ठीक है,
ये चीजें इतनी चीजें हम लोगों को इसमें देखने को मिलती हैं। अगर ये और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने जो काम किया था, इन्होंने मुख्य रूप से जो काम किया था वो ये काम था कि बाल विधवाओं को शिक्षित कर मुख्य धारा में लाने का इन्होंने पहली बार सबसे बड़ा काम किया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा कितने स्कूल खोले गए हैं, टोटल 18 स्कूल खोले गए हैं। 18 स्कूल खोले गए हैं। कितने खोले गए? 18 स्कूलों का निर्माण किया गया है। क्लियर है? और पॉइंट लिखोगे, और पॉइंट अगर इसमें लिखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि वजीफा देने की बात होती है। इसमें कहा गया कि सावित्रीबाई फुले ने कहा कि जो बालक मतलब बालकों को विद्यालय में लाने के लिए अनेक तरीके की ये जो है तरकीब सोचते थे, तो इन्होंने कहा कि जो बालक डेली आएगा स्कूल उसको वजीफा देने की शुरुआत करी। कुल मिला के वजीफा देने की शुरुआत करी, वजीफा देने की शुरुआत करी। जो स्कॉलरशिप हम लोग बोलते हैं ना, स्कॉलरशिप देने की बात करी। फिर इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो है प्रथम महिला अध्यापिका बनी। क्या बनी? आज लिख लीजिएगा ये लाइन कि आधुनिक, लिख लीजिएगा आधुनिक ठीक, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की, ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रथम महिला अध्यापिका, प्रथम महिला अध्यापिका। ठीक, ये की पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई इसमें। फिर इन्होंने और क्या काम किया होगा? इनको जो है आधुनिक कविता मतलब आधुनिक मराठी कविता का पहला मतलब जो है इन्हें जो है आधुनिक मराठी कविता का जो है महिला प्रवर्तक माना जाता है। मतलब आधुनिक रूप में जो मराठी कविताएं लिखती थी, तो उन मराठी कविताओं में पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने कविता लिखना शुरू किया था। क्या किया था? पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मराठी भाषा में कविता लिखने का प्रारंभ किया था। अब फुले पुरस्कार तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में सरकार द्वारा महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाने वाला फुले पुरस्कार है। मतलब महाराष्ट्र में फुले पुरस्कार होता है जो कि जो महिला समाज में अच्छा काम करती है उनके लिए होता है ये। ठीक है, उनके लिए ये चीजें होती हैं। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ सबको। अब एक पॉइंट ये भी नोट करिएगा माइंड में, या लिख लीजिएगा कि सावित्रीबाई फुले के सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया सन 2014 में। ठीक है, सन 2000 लिख लीजिएगा, सन 2014 में लिखिए यहाँ पे, सन 2014 में पुणे, ठीक है, सन 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर विश्वविद्यालय का नाम, ये क्वेश्चन भी आया था सर। हाँ, नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय रख दिया गया। ठीक है, इनके सम्मान में। इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल की बात करी कि सभी को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कितने भी उम्र का हो।
और एक ये समाज सुधारक के रूप में भी अगर आप देख सकते हो कि बाल हत्या को रोकने के लिए प्रतिभानक ग्रह का निर्माण किया। इनकी इनकी पोयम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पोयम को हम पढ़ते हैं और आप लोग सुनिएगा। इनकी बहुत प्रसिद्ध फेमस है। इन्होंने बोला गो गेट एजुकेशन, जाओ शिक्षा प्राप्त करो। इनकी पहली लाइन है, कह रही हैं हमसे और आपसे और सभी महिलाओं से, सभी निम्न जातियों से, सभी से कह रही, निम्न जातियों से और उच्च जाति की महिलाओं से कह रही है कि जाओ शिक्षा प्राप्त करो, आत्मनिर्भर बनो, मेहनती बनो, काम ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ठीक है, क्या करो? वर्क, काम मीन्स कार्य, कार्य काम का मतलब कार्य, कह रहे काम ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, हम बुद्धि के बिना पशु बन जाते हैं। अब बेकार मत बैठो, जाओ और शिक्षा प्राप्त करो। ये बोलते हैं और आगे कि उत्पीड़ितों, अब देखिए यहीं पर एक लाइन और जोड़ी है कि उत्पीड़ितों और परित्यक्तों, ठीक है, उत्पीड़ितों और परित्यक्तियों के दुखों को समाप्त करें। आपके पास सीखने का सुनहरा मौका है, इसलिए सीखो और जाति की जंजीरों को तोड़ो, ब्राह्मण के शास्त्रों को जल्दी से फेंक दो। तो ये इनकी कविताएं थी, जो कविताओं में आप देख सकते थे जो ब्राह्मण समाज था, जो कि पूर्व में बहुत ही अच्छा था, लेकिन पूरे के पूरे ब्राह्मण खराब नहीं होते हैं। उसमें मान लो 100 है, 100 में से मान लो कि आपके 40% ब्राह्मण ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पूरी की पूरी रचनाएं या पूरी की पूरी बातों को बदल दिया। उनकी वजह से ये 60% ब्राह्मण भी बेचारे भुक्तभोगी बन जाते हैं। तो पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज नहीं खराब है, बल्कि कुछ ब्राह्मणों की वजह से पूरी की पूरी ब्राह्मण जाति को कहा दोषी ठहराया जाता है। ठीक है, दोषी ठहराया जाता है। तो ये इतनी कहानियां थी। ठीक है, यहाँ पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय को नहीं कहा जाता, बल्कि ये जो 1848 में 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है, तो उस समय की कहानियों को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर काफी दुष्प्रभाव था। वहां पर ब्राह्मण जाति में जो लोग रहते थे तो उनको एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अपनी बातों में फंसा लेता था, कहता था नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, देखो ये लिखा है, और उनको कहीं ना कहीं गलत सलत तरीके से उसको समझाकर और लोगों को आक्रोशित कर देते थे। तो इसलिए पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज या पूरा का पूरा कोई खराब नहीं होता, उसमें से कुछ लोग खराब होते जिनकी कहते नहीं एक गंदी मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर देती है, वैसे ही इनके में भी हुआ, लेकिन ये लोग अपने आप को बचा नहीं पाए और पूरे समाज में इन लोगों का बहिष्कार होने लगा था। फिर इतनी चीजें पढ़ते हैं। अब इसके बाद ये आपका पूरा का पूरा सोशल थिंकर सेक्शन डी खत्म होता है। इसमें कुछ चीजें बचती हैं, जैसे राष्ट्रीय मूल्य। राष्ट्रीय मूल्यों के हितों में भारतीय संविधान में समाजवाद की क्या डेफिनेशन है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र क्या है, समानता क्या है, स्वतंत्र शिक्षा के विशेष संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग अब आगे की कक्षाओं में या आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो यूनिट 2 पढ़ेंगे तो भारतीय शिक्षा का इतिहास है। भारतीय शिक्षा के इतिहास को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोगों का पेपर फर्स्ट भी कंप्लीट हो और पेपर सेकंड भी कंप्लीट हो, दोनों को लेकर चलेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब अंतर केवल इतना होगा, जब यूनिट पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे तो पेपर फर्स्ट को एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर, लेकिन पेपर सेकंड को जो हम पढ़ते हैं एज ए टीचर हम लोगों को वहां पर देखना पड़ता है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि टीचरों के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं। जबकि फर्स्ट पेपर में जब पढ़ते हैं हायर एजुकेशन तो उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, वो जितने आयोग बने हैं आयोग की कहानियों के बारे में हम पूरा का पूरा जानेंगे और समझेंगे। क्लियर? तो आज से आपका यूनिट फर्स्ट पूरा का पूरा समाप्त होता है। क्लियर है सबको? बताओ। हेलो जी सर।
पूरा का पूरा आपका यूनिट फर्स्ट समाप्त होता है। यहाँ से आपका यूनिट फर्स्ट आज की डेट में पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। एक काफी लंबा चला है आपका, इंडियन फिलोसफी से लेके इंडियन फिलोसफी के आपके 6 और 3 9 दर्शन पढ़े वहां पर। 9 के बाद ये पढ़ी हुई है इस्लाम ना। पढ़ा हम लोगों ने, मतलब 11 12 दर्शन उधर पढ़े। फिर वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ा, फिर हम लोगों ने सोशियोलॉजी पढ़ी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी। फिर सोशल थिंकर्स के बारे में काफी ढेर सारे थिंकर्स थे, सबके बारे में पढ़ के आज पूरे के पूरे हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिलोसॉफी खत्म, फर्स्ट यूनिट। हाँ, जी सर। फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ आज की डेट से समाप्त हो गया। अब प्रयास मेरा पूरा ये रहेगा कि यूनिट फर्स्ट के पूरे क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करें आप लोगों को यूनिट वाइज। ठीक, तो पहले यूनिट के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे और 2004 से लेके 2021 तक क्वेश्चन पेपर जब लगाएंगे तो उसमें आपको अदर टॉपिक्स भी मिलते जाएंगे धीरे धीरे करके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, मजबूत रहे आपका। ठीक है, हेलो, ठीक है, जी सर। किसी जी को कोई सर। डाउट तो नहीं है? यहाँ पर जितने लोग हैं, प्रिया जी, सविता जी, हाशमी जी, शैलवी। नहीं सर। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें आपको कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं, क्वेश्चन पेपर लगाते हैं कि क्या करते हैं ना। अगर क्वेश्चन पेपर हो तो शेड्यूल डाल देंगे, 6 बजे तक शेड्यूल डाल देंगे। क्वेश्चन पेपर होगा चाहे तो आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, 6 बजे के, सॉरी 6 बजे कह रहे, 5:30 बजे शेड्यूल लग जाएगा आपका। जी सर। ठीक, चलिए, तब तक के लिए गुड नाइट। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों से आपस में। नहीं सर, सारा चीज तो आप बता दिए। हाँ बिल्कुल, पूरा कोशिश ये रहता है कि मेरे माइंड में, मेरे कंसेप्ट में, मेरे पास जो लिखी पढ़ी हुई चीजें हैं सब की सब आपको चीजें दे दी जाए। इन केस कोई चीज बचती है तो वो जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से भी उसको हम उठाकर लिख लेंगे अपने पास। ठीक है, यस सर। चलिए यस सर। चलिए चलिए, तब ठीक है, सब लोग आराम करिए, थैंक यू रेस्ट सर। करिए। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय थैंक हिंद यू सभी सर। को।